नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया है। उन्होंने दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सहूलियत के लिए कई अहम घोषणाएं की और इस कार्यक्रम में उन दिव्यांगजनों को भी सम्मानित किया है। सीएम धामी मौके पर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया था, जहां पर सीएम धामी ने कई अहम घोषणाएं भी की हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी भी मौके पर पहुंचे और ये पूरा कार्यक्रम देहरादून में किया गया और विश्व दिव्यांग दिवस पर भव्य आयोजन किया गया, जहां पर लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी ने कई अहम घोषणाएं भी की हैं और इस दौरान सम्मानित भी किया गया दिव्यांगजनों को। सभी दिव्यांग भाई बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे दिव्यांगजनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नई योजनाएं लाई जा रही हैं। राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं। लगातार दिव्यांगों के लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, उनको पेंशन मिले उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा दिव्यांग भाई बहनों को राज्य के अंदर अभी पेंशन दी जा रही है। निकट भविष्य में जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर अगले दिव्यांग दिवस तक सारे उपकरण, चाहे कान के हों, चाहे उनके पैरों के हों या उनकी कोई अन्य डिमांड हो, जो भी उनके लिए जरूरी होती है वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही हमने यह भी तय किया है कि आने वाले समय में हम दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो आईएएस की कोचिंग करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को विधायक रायपुर शरीफ करता हूं और आभार करता हूं और आभार। उधम सिंह नगर में आपको बता चले कि गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई और घायल भी हो गया, जिसके बाद में पुलिस ने घायल को गौ तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी समेत पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने गौ तस्कर से जानकारी ली और घायल गौ तस्कर के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में पहले से तस्करी के मामले जो हैं वो और पशु चोरी और हत्या के मामले दर्ज हैं। और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है और साथ ही आपको बताते चले कि पूरा मामला उधम सिंह नगर से सामने आया है। कर रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेकर कलकत्ता फार्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी, तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। हाल ही में उत्तरकाशी में हुए हिंदू संगठन की महापंचायत ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे और उन्होंने बीजेपी पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर महापंचायत हुई है। वास्तविकता है तो अनुसार कार्रवाई करे। सरकार तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है और जो उनके अंशवानिक संगठन है वो इस तरीके का कृत्य करते हैं, तो ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है। लेकिन जो महापंचायत हुई है वो कुछ जो शर्तें हैं उसके बाद महापंचायत को अनुमति मिली है और अब तक चूंकि महापंचायत हो चुकी है और जो शर्तें
शासन प्रशासन द्वारा उनको लगाई गई थी, उन शर्तों के अनुरूप वहां महापंचायत हुई थी। तो लोकतांत्रिक देश है, किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी है, किसी भी संस्था को बोलने की आजादी है। कहीं लगता है कि उसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, उसको लेके ही इस प्रकार की या तो शर्तें लगाई जाती है या उसको प्रतिबंधित किया जाता है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होगा। खेल की तारीखों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मुहर लग चुकी है और इसकी जानकारी खेल मंत्री रेखा आर्या ने दी है। और साथ ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन में होने वाले एशियाई विंटर्स गेम को भी देखते हुए उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तारीखों में फेरबदल का अनुरोध किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा के बाद में खेल मंत्री रेखा आर्या ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा को इस बारे में पत्र लिखा, जिसके बाद में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अब उत्तराखंड में तय तारीखों पर ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने की सहमति दी और अब उत्तराखंड सरकार को पत्र भी मिल गया है। देखिए, आज प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा की। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा, प्रदेश की तैयारियों को भी देखा और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के लालपानी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचकर लायंस क्लब कोटद्वार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया है। और रितु खंडूडी भूषण ने नेगी परिवार द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा, छोटी सी उम्र में संचालक रजत नेगी बहुत सुंदर कार्य भी कर रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र के वातावरण और सुविधाओं को देखकर रितु खंडूडी ने प्रसन्नता व्यक्त की। फाउंडेशन में आई हूँ और मैं नेगी परिवार को, खासकर रजत को, बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। इतनी छोटी सी उम्र में तो संभले ही इन्होंने बीड़ा उठाया है कि देश में जो भी बच्चे उनकी मदद चाहेंगे एडिक्शन से डी एडिक्ट होने का, उनको ये मदद करेंगे। बहुत ही सुंदर माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ सुथरी जगह है, बहुत वाइब्रेंट जगह है, अच्छी एनर्जी है इस जगह पे। पंचायतों में चुनाव न कराने और प्रशासकों की नियुक्ति किए जाने से कांग्रेस प्रदेश सरकार पर लगातार आक्रोश प्रकट कर रही है। सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति को संविधान सम्मत करार दिया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि बीजेपी ब्लॉक प्रमुखों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हमेशा खड़ी है। हालांकि उनके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सका, लेकिन पंचायत में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। जो जिला प्रशासक की नियुक्ति की गई है वो संविधान के तहत और उत्तरांचल पंचायत राज एक्ट के तहत की गई है और साथ ही ये नियुक्तियां कोई पहली बार नहीं हुई हैं। कांग्रेस के शासनकाल में और अन्य राज्यों में भी इस तरह की प्रशासकों की नियुक्तियां होती रही है, लेकिन कांग्रेस की मांगें बड़ी अनोखी होती हैं। वो कभी ग्राम प्रधानों की, कभी ब्लॉक प्रमुखों की कार्यकाल को बढ़ाने की भी बात कर रहे थे, लेकिन सरकार उनके हमेशा प्रधानों की और ब्लॉक प्रमुखों के साथ खड़ी रही है। लेकिन संविधान के तहत और न्याय विभाग की राय के बाद कार्यकाल बढ़ाना संभव नहीं हो सका। हल्द्वानी विधायक समेत प्रदेश में राज्य सरकार पर जिला पंचायत अध्यक्षों को
प्रशासक नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार ने जिला पंचायत के अध्यक्ष को प्रशासक बनना था तो ब्लॉक प्रमुखों में क्या कमी थी। वहीं प्रधानों को भी प्रशासक क्यों नहीं बनाया गया। विधायक सुमित्र देश ने कहा कि ये सोचे समझे षड्यंत्र के तहत सरकार द्वारा किया गया काम है। ये गलत परंपरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई, क्योंकि ज्यादातर जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों में इस सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा रोष है। बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि चलो आपने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया, अरे तो ब्लॉक प्रमुखों में क्या कमी थी, ग्राम प्रधानों में क्या कमी थी, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। ये तो सोची समझी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन सबको बैठाया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत एक इन्होंने चीज चलाई है और इसका सख्त विरोध कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक हम लोग करेंगे। और मेरी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो आज सारे प्रधान संगठन जो हमारे हैं, जिला पंचायतों के संगठन जो हैं, जो हमारे क्षेत्र पंचायतों के संगठन है और जितने ये निर्वाचित और जीत के आए हुए लोग हैं उनके साथ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा हर विधायक को 10 करोड़ रुपए की सड़कें देंगे। अधिकार तो उनके भी सब जीत के आए, पत्रकारों के। जिले में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जिलाधिकारी ने किसानों से रबी सीजन में धान की बजाय दूसरी फसल लगाने की अपील की है, ताकि पानी की खपत अधिक न हो सके। इसके बाद में पूर्व पेमान विधायक महाजन ने भी विरोध दर्ज कराते हुए पत्रकारों के माध्यम से प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी से किसानों के हित में ध्यान देने की बात कही है। वार्ता करने की जो प्रेरणा मुझे कल के अखबार देखने के बाद मिला, कल के अखबार में हमारे उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। हमारे जो ये उधम सिंह नगर के विशेषकर ये जो जसपुर से लेकर खटीमा तक ये जो पट्टियां हैं, यहाँ एक हिसाब से पहाड़ की तलहटी ही है। ये कहीं दलदल, कहीं पानी के वो कई डाम होने के वजह से दलदली भूमि भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ वो आदेश में कि जो यहाँ के जो किसान लोग, छोटे छोटे किसान लोग धान की खेती, बेमौसम धान की खेती करते थे, उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी काफी तेज हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी भी संशय जो है वो बरकरार है और साथ ही राजनीतिक पार्टियों को जनता के बीच में जाकर प्रचार प्रसार करना शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव में जीत के दावे ठोकते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ने प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया भी अभी से शुरू कर दी है। ओबीसी आरक्षण के साथ सुपरवाइजर की नियुक्ति कर दी जाएगी और उनके जरिए प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। हो चुकी है और बहुत जल्दी हम अपने प्रभावी घोषणा करने वाले हैं। बाद में जैसे आरक्षण क्लियर होता है हम उसको भेजेंगे और एक जनता के बीच में सब प्रकार का संवाद करते हुए और एक सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा में हुए उपचुनाव में मोदी मैजिक के साथ साथ धामी मैजिक भी देखने को मिला है, जिस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को उसी मैजिक का जाप करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो जनता क्यों कहती है कि 4 धाम यात्रा खंडित हो गई है, सड़कें खराब है, महंगाई से चूल्हा नहीं दिल जल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि राजनीतिक दल के रूप में हमको भी प्रयास करना चाहिए, लोगों से वार्ता करें। लोगों को 5 साल तक उसी मैजिक को, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, उसी मैजिक का जाप करना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं हमारी 4 धाम यात्रा खंडित हो गई, क्यों कहते हैं हमारे मंदिरों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है, फिर क्यों कहते हैं हमारी सड़कें खराब है, क्यों कहते हैं महंगाई से हमारा चूल्हा नहीं, हमारा दिल जल रहा है, हमारा फिर बच्चों की बेरोजगारी के सवाल क्यों उठाते हैं, फिर क्यों भ्रष्टाचार के सवाल उठाते हैं। पूर्व
पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी उत्तराखंड में नए जिले बनने को लेकर कवायद तेज कर दी। हरक सिंह रावत ने कहा कि जब वे बहुजन समाजवादी पार्टी में थे तब उन्होंने 1997 में भी उत्तराखंड में 4 जिले बनाने के साथ साथ कई तहसीलें भी बनाई थी, लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी राजनीतिक दल एक भी जिला नहीं बना पाया। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद में कई बार नए जिले बनाने की घोषणा हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। न कांग्रेस न बीजेपी न यूकेडी, सिर्फ उत्तराखंड की बात होनी चाहिए। तो मैंने भाजपा छोड़ी उत्तराखंड के लिए, और मैंने मायावती को चयन किया उत्तराखंड के लिए। 4 जिले बना दिए। हरक सिंह की कलम थे 97 में जो 4 जिले बने, उसके बाद 24 साल उत्तराखंड बने, वो एक जिला नहीं बना पाए। पोखरी तहसील, गैरसैंण तहसील, श्रीनगर तहसील, घनसाली तहसील, रिस्के तहसील, विकास नगर तहसील, कपूर तहसील बागेश्वर में हरक सिंह राव ने बनाया। तो हमने तो उत्तराखंड के विकास के लिए, कई बार नए लड़के जो अभी नेट चलाना, नए मोबाइल लिया होगा, जिनको आता पता नहीं है, बोले क्या हरक सिंह दल बदलो। अरे दल बदला तो तेरे को तो नुकसान नहीं हुआ। तुमको जिला हमारा रुद्रप्रयाग का कोई कह दे कि दल बदल दिया, तो तुम्हारे मेरे दल बदलने से, हरक सिंह की राजनीतिक हत्या होने से, मैं बहुजन समाज पार्टी में गया तो मेरी हत्या हुई ना। चंपावत जिले के सीमा चौक गांव के टनकपुर तक ओवरलोड खनन परिवहन किए जाने और बिना परमिशन से मशीन से खनन सामग्री डंपरों में भरे जाने का मामला सामने आया। इस मामले को उजागर करने के लिए मां शारदा शक्तिमान एसोसिएशन अध्यक्ष अमन ठाकुर ने रात ओवरलोड वाहनों को पकड़ कर लिया है और साथ ही उन्होंने 10 टन के रेवेन्यू की आड़ में आपको बताते चले कि 25 टन खनन सामग्री को वन विभाग की चौकियों का बिना जांच पड़ताल किए छोड़ देने पर सवाल उठाए हैं। हमारे जो ये चंपावत क्षेत्र का सीमचुका जो गांव है, वहाँ प्राइवेट पट्टे किए गए हैं सरकार द्वारा। तो उसमें क्या है, जो मशीनें जो चलाई जा रही है वहाँ, खाना गई मैडम से मेरी बात हुई थी, खाना गई मैडम से। तो मैडम से मैं वार्ता करके पूछा गया था कि मैडम आपने परमिशन के गाड़ी भरने को दे रखी क्या? तो मैडम ने ये बात कही थी कि वो सिर्फ रास्ते बनाने को परमिशन उनको मिली गई है, लेकिन उसकी आड़ में वो मशीनों से गाड़ियां भर रहे हैं। वो चीज मैंने मैडम के संज्ञान में भी लाया। तो मैडम ने मुझसे कहा था कि कोई प्रूफ होगा तो मुझे आप स्पष्ट भेजिए, मैं उसमें कार्रवाई करूंगी। अल्मोड़ा जिले के स्लादे विकासखंड के इकू खेत में ग्रामीणों के साथ में बैठक में कहा कि 15 दिनों के क्रमिक अनशन के बाद विभाग और तहसीलदार स्लादे के साथ में संयुक्त वार्ता की गई थी, और लेकिन वार्ता में 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के आश्वासन के बाद अनशन स्थगित कर दिया गया। लेकिन 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक धरातल पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का कहना है कि मांगरूखाल और तनशाली शहर, कलिंगा मोटर मार्ग और साथ ही स्थायी राजधानी गैरसैंण, मूल निवास, भू कानून, जड़ी बूटी उद्योग, गौ सदन, बिजली सबस्टेशन बनाने और इको खेत में पॉलिटेक्निक और सामुदायिक भवन, जंगली जानवरों से फसलों को बचाने वाली मांगों को लेकर क्रमिक अनशन किया गया था। ग्रामीणों ने कहा कि तय सीमा में भी जो है वो 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सभी सामान्य साथियों को है कि 11 सूत्रीय मांग को देके 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक इको खेत की आंदोलन की धरती पे कर्मिक अनशन किया गया था। समस्त विभागों के और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त वार्ता आंदोलनकारियों के साथ हुई और वो धरना प्रदर्शन 4 महीने के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यथा समय उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पुनः सभी आंदोलनकारी मिलकर धरना प्रदर्शन और इसमें उग्र आंदोलन होगा और आमरण अनशन करेंगे। सभी सामान्य साथियों को नमस्कार। तो मार्गदर्शन में हुआ और ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित ज्योति विकलांग विद्यालय में विश्व निशक्तता दिवस धूमधाम से मनाया गया है। मौके पर नवनिर्मित बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हंस फाउंडेशन की माता मंगला देवी और भोले जी महाराज शामिल हुए। उन्होंने पूरे स्कूल का निरीक्षण कर दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली शिक्षा और संस्कार के बारे में जानकारी ली है। कार्यक्रम में बच्चों की हौसला अफजाई भी की गई
और माता मंगला देवी और भोले जी महाराज करते हैं। और माता मंगला देवी ने बताया कि जिस उद्देश्य से ज्योति विकलांग विद्यालय का शुभारंभ किया गया, आज वह उद्देश्य पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुभव तो कह नहीं सकते, ये तो वही समझ सकता है जिसके दिल में प्रेम और हृदय में प्रेम है इस बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो हमारे शर्मा परिवार ने इतना सुंदर किया, ये ज्योति स्कूल जो खोला उन्होंने, ये हमारे समाज में आज जरूरत है ऐसे कई स्कूलों की, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत कई जगह शिक्षा नहीं पा सकते। तो आज इतनी खुशी हुई कि ऋषिकेश में इस माध्यम से बहुत से अच्छे बच्चों का जो एजुकेशन मिल रही है उनको, और बहुत ही ये सबसे बड़ी सेवा है। मैं तो ये सोचती हूँ कि समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा यही है। देहरादून के दून अस्पताल में आयुष्मान प्रक्रिया के जरिए हुए लोगों के इलाज का क्लेम अस्पताल को लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने दून अस्पताल की लगभग 2000 आयुष्मान की फाइलों को वापस कर दिया है। इस बात पर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि वापस आई फाइलों में रिकॉर्ड कीपिंग की गई है और कमी है यहाँ पर वो भी पूरा किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें अस्पताल के सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी तरह से करें। साथ ही हमने राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से निवेदन किया कि हमारे सभी क्लेम पास कर दिए जाए। नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। जो हमारी फाइल वापस आई है वही मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें कुछ रिकॉर्ड कीपिंग की कमी थी जिसको पूरा किया जा रहा है। और उन लोगों से ये भी रिक्वेस्ट की है कि चूंकि ये पहला मामला है इस तरीके का, हमारे यहाँ की गड़बड़ नहीं हुई है, तो उसको क्लियर किया जाए। बाकी अपने डॉक्टर्स को भी निर्देश दिए हैं कि फाइल कीपिंग बहुत अच्छी रखी जाए। लेकिन नया आयुष्मान कार्ड बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, न ही आयुष्मान कार्ड के जरिए भर्ती करने पर कोई प्रतिबंध है। नए मरीजों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ जो फाइल वापस आई है वो किसी और कारणों से है, जो कि मैंने जैसे बताया कि फाइल कीपिंग की बात है, उस पर कार्य किया जा रहा है। तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। देहरादून में उत्तरकाशी के मनेरी क्षेत्र में अवैध रूप से शराब और बियर सप्लाई की जा रही थी, जिसे टिहरी पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग के दौरान पकड़ा है। और पुलिस ने 10 पेटी शराब और 7 पेटी बियर जब्त की। इस मामले में एक रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया गया जो शराब तस्करी में शामिल था। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया और मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की त्रैमासिक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापी भी मौजूद रहे। बैठक में सीडीओ अभिनव शाह ने सर्दियों में गौवंश का ठंड से कैसे बचाव किया जाए इस पर चर्चा की गई। साथ ही कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जैसे आपको पता है अभी जो त्रैमासिक बैठक हुई थी तो उसमें जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो भी थे और मैं भी उस बैठक में था। तो उसमें बेसिकली जो मुद्दे थे, स्पेशली अभी आगामी आपका विंटर सीजन आ रहा है, तो जो पशु हैं उनको भी क्योंकि हम ठंड लगना संभावित है, जो निराश्रित गौवंश है तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो उस पर यही हमने निर्देश भी जारी करे कि जो अलाव वगैरह हैं जो वहाँ पे गौसदन बने हैं उनमें जलाए जाए। तो जो कंसर्न्ड गौसदन मालिक हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं उनको भी दिया, जैसे नगर निगम है। लाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation,